हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ पीएफ को लेके। जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें मैंने आपको अभी तक पीएफ के बारे में बताया था, पेंशन के बारे में बताया था। अब आपको मैं बताता हूँ जो हमारा पीएफ, जो हमारी कंपनी हमारा जो पीएफ में इंश्योरेंस करती है। कभी सुना है आपने कि पीएफ में हमारा इंश्योरेंस भी होता है? ठीक है, किसी ने सुना हो सकता है आप में से काफी ऐसे हों जिन्होंने सुना हो, और मैं आपको बता दूं पीएफ में हमें एक सेविंग मिलती है, पेंशन मिलती है, उसके साथ साथ एक हमारा इंश्योरेंस भी होता है पीएफ में, जिसको हम वो एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस 1976, ये हमारा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईडीएलआई बोलते हैं, जो सन 1976 में पीएफ के साथ स्टार्ट हो गया था हमारा ये। अब आप बोलोगे ये इंश्योरेंस कराता कौन है, तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने पहले बताया था 12% आपका पीएफ करता है, 12% कंपनी देती है, और उससे जो 1% कंपनी, जिसमें से 1/2 मतलब 0.25 जो गवर्नमेंट को देती है कंपनी आपके बिहाफ पे, वो उससे आपका इंश्योरेंस कराती है। इंश्योरेंस मीन्स अगर आप वर्किंग में हो, आप काम कर रहे हो और आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है घर जाते टाइम, या आप घर पे हो, या किसी कारणवश आपकी कोई दुर्घटना हो जाती है, भगवान ना करे किसी के साथ हो, अगर हो जाती है तो उस केस में पीएफ से आपको 6 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। ये हमारा पहले मिलता था 6 लाख, बट जब से ये हमारा कोविड आया है तो सरकार ने इसमें जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपए और बढ़ा दी है। तो अभी हमारा मिलता है ये 7 लाख रुपए। कितना मिलता है? 7 लाख रुपए। दोस्तों, ये इंश्योरेंस आपको जीते जी नहीं मिलता, क्योंकि ये डेथ बेनिफिट होता है। ये आपके सिर्फ डिपेंडेंट को मिलता है, और डिपेंडेंट के लिए मैंने पहले आपको बताया, डिपेंडेंट में आपकी वाइफ आती है, आपके बच्चे आते हैं, अनमैरिड डॉटर आती है, अगर आप खुद वर्किंग में हो तो आपके पेरेंट्स आते हैं, और वो आते हैं जो जिनका भी आप अपने पीएफ में नॉमिनेशन किया होगा। नॉमिनी जो बनाते हैं हम, आप फॉर्म 2 भरते हैं पीएफ में। जब आपकी ज्वाइनिंग होती है एक फॉर्म भरा जाता है जिसको फॉर्म 2 बोलते हैं। अब ये ऑनलाइन भरा जाता है पीएफ में, जिसको हम नॉमिनेशन कहते हैं। नॉमिनी किया होगा, अभी पीछे रिसेंटली चला था, किसी दिन और मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, अगर नहीं पता होगा तो आप कर लेना उसको। उसमें सिर्फ यही होता है कि जीते जी आप ये डिसाइड करके जाते हो कि मेरा जो पीएफ का पैसा है, इंश्योरेंस का पैसा है, या ईपीएस का है, इस पर्टिकुलर बंदे को मैं असाइन करता हूँ, मीन्स नॉमिनी करता हूँ, कि मेरे बाद ये जितना भी है उनका पैसा उनको ये दे दिया जाए, जिसमें उनका आधार कार्ड लगता है, बैंक की ट्रांसफर बैंक शीट लगती है, और भी लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पैसा आपको नहीं मिलता, आपकी फैमिली को मिलता है। और जो ये ईडीएलआई होता है आपका, ये जो हम कैलकुलेट जो करते हैं, इसको हम, आपको पता है 15,000 जो सीलिंग लिमिट होती है पीएफ की, जिनका 15,000 सीलिंग लिमिट है, मतलब 15,000 पर 1,800 रुपये कटता है, तो उनको 7 लाख मिलता है। सपोज करो आपकी सैलरी 11,000 है, आपके 11,000 पे पीएफ कटता है, कुछ की 10,000 कुछ होती है, उस पर पीएफ कटता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये अमाउंट ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, आपको अगर ये कैलकुलेट करनी है कि आपको कितना पैसा मिलेगा, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे सपोज करो आपकी सैलरी 10,000 रुपये है, तो 10,000 इंटू 30, आप 10,000 को 30 से डिवाइड करोगे, प्लस उस पर जो बोनस अमाउंट होता है 2.5 लाख रुपए, जो गवर्नमेंट उस पर बोनस अमाउंट देती है, वो कर दोगे। तो 10 इंटू 30 3 लाख हो गया सीधा, और 3 लाख प्लस 2.5 आपको
साढ़े पाँच लाख रुपए आपको मिलेगा अगर आपकी सैलरी 10,000 है। अगर आपकी सैलरी 15,000 है तो आपको पूरा 6 लाख मिलेगा। और मैंने पहले ही बताया आपको ये कोरोना से 7 लाख हो गया है, तो उस केस में आपको 7 लाख मिलेगा। ये सबको दोस्तों समझ में आया? इसका जो प्रोसेस होता है आपको पता है क्या है? नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपका एक फॉर्म 5 भरा जाता है, वो आपने आपके जो डिपेंडेंट है वो भरेंगे। आपका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा इसमें। अगर आपका बच्चा या आपकी बेटी या आपका भाई कोई भी आपका अगर ये दे रहा है तो आपका जो गाइडेंस सर्टिफिकेट होता है वो इसमें लगेगा। आपका कैंसिल चेक लगेगा। और जो क्लेम आपका जो पीएफ में पैसा पड़ा है उसके लिए फॉर्म 20 भरा जाएगा, ईपीएफ का विड्रॉल। और पेंशन के लिए फॉर्म 10C भरा जाएगा, वो भी इसके साथ अटैच होंगे कि ईएडएलआई के अमाउंट के साथ साथ उसका जो पीएफ। आप ऐसा तो नहीं है, देखो आप जो डेथ केस होते हैं ऑटोमेटिक अचानक होते हैं। जब आपकी डेथ होगी, भगवान न करे हो, अगर होती है तो अचानक होती है, ना तो आप पेंशन का पैसा निकाल पाओगे ना पीएफ का निकाल पाओगे, तो दोनों पैसे आपको निकालने पड़ेंगे, प्लस इसका अलग से आपको भरना पड़ेगा। ठीक है। और ये सारा प्रोसेस जो हमारे जो ईपीएफ कमिश्नर होते हैं उनको विद इन 30 डेज, ये डेडलाइन है एज पर द ईडीएलआई एक्ट 1976, उसकी उनमें डेडलाइन है कि उनको विद इन 30 डेज के अंदर अंदर ये सारा सेटल करना होगा। अदरवाइज वो सेटल नहीं करते। तो उनका जितना भी अमाउंट बन रहा है आपका पीएफ प्लस पेंशन प्लस ईडीएलआई, उसका 12% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट मीन्स उस पर ब्याज देना पड़ेगा अगर वो उससे डिले करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं सभी से यही कहूंगा, आपको पहले पीएफ के बारे में बताया था मैंने, पेंशन के बारे में बताया, अब ईडीएलआई के बारे में बताया। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आएगा। फिर भी किसी को नहीं समझ में आया हो तो मैं फिर एक नई वीडियो बनाऊंगा इसमें बारे में। अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे मेरा हौसला बना रहे और मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे शेयर करो। और जो सारे मैंने बेनिफिट्स बताए हैं, पीएफ के हुए, पेंशन के हुए या ईडीएलआई के हुए, ये अपने जो ऐसे हैं जिनको नहीं पता आप उनको भी बताएं, क्योंकि किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो कंपनी उसको परेशान ना करे, वो अपना हक कंपनी से पीएफ डिपार्टमेंट से जाके ले सकें। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।